ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं और खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने का अमल बखूबी आगे बढ़ रहा है। ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रेडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रेडार नहीं है। दूसरी जानिब अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 18 जुलाई को होगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का जस्द खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। अली खामनई की 7 रोज़ा आखिरी रसूमात का आगाज़। तेहरान में रक़्क़त-आमेज़ मनाज़र, लाखों अफराद की शिरकत के पेश नज़र मुतल्लिक़ा इदारे मुसलसल तैयारियाँ कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि आयतुल्लाह खामनई की वफ़ात ने उम्मत मुस्लिमा को गहरे सदमे से दोचार किया है। उनके बकौल ये सुर्ख सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में वफ़द तेहरान पहुँच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान रवाना होंगे। लाहौर में छतें और इमारतें गिरने लगी। अवाम में खौफ व हिरास। रायवन रोड के करीब घर की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 ख़वातीन ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत TR गार्ड्स की बनी हुई थी। बागबानपुरा में निजी स्कूल में समर कैंप के दौरान अफसोसनाक हादसा। 10 साला बच्चा जाँ बहक, 10 बच्चों समेत 14 अफराद ज़ख्मी। स्कूल 25 बरस से बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहा था। पाबंदी के बावजूद समर कैंप भी जारी था। इमारत को मिसमार कर दिया गया। स्कूल की मालकन समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब सानिया काना की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर ज़रूरत से ज़्यादा मलबा डालने पर अलमनाक हादसा पेश आया। और कौमी जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस, कैदियों की बहाली, इस्लाही निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों के वज़राए आला, अदलिया, वफाकी और सूबाई हुकूमतों, जेल इंतज़ामिया, इंसानी हकूक़ के इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की जेलें इस वक्त गुंजाइश से कहीं ज़्यादा कैदियों का बोझ उठा रही हैं, जबकि बुनियादी ढांचा नाकाफ़ी, सेहत, जहनी सेहत की सहूलियात महदूद और तालीम, बहाली और पेशा वाराना तरबियत के मौक़े भी नाकाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं और दुआगो हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ हो। एंड वेल, आज से वीकेंड का आगाज़ है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके 3 दिन वीकेंड के बड़े अच्छे, आज के समय अच्छे गुजरें। तो जनाब, यूँ तो हम रोज़ाना बात कर रहे होते हैं कि मौसम का क्या सूरत हाल बनने जा रही है, और मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है भी कि उसका जिक्र करना ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम कोशिश ये होती है कि शो का आगाज़ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे किया जाए। और ऐसे में पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हो गया है। SMW5 आबदोज़ इंटरनेट केबल में ख़राबी पैदा हुई है और इसकी वजह से सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार और कनेक्टिविटी में वक्फे से मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में PTA का बयान भी सामने आया है। ख़राबी की असल वजह मालूम करने के लिए WTWA और SMW5 कंसोर्शियम मुतहरिक हैं। तो इस वक्त इंटरनेट जो है थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार है। एंड बाय द टाइम वी आर टॉकिंग तो कोई ना कोई डेवलपमेंट भी हो रही होंगी। इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन फुटबॉल का मैदान में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ज़बरदस्त मैचेस ओवरनाइट हो चुके हैं। और वही 2 मैचेस जिनका हम इतने अरसे से तस्करा कर रहे थे, और वही 2 टीमें भी आगे गईं जिनको पूरी दुनिया देखना चाहती है। इट्स स्पेन वर्सेस पोर्टुगल इन द प्री क्वार्टर फाइनल। स्पेन ने हराया ऑस्ट्रिया को और पोर्टुगल ने हराया। अ वेरी स्पिरिटेड फाइट फ्रॉम क्रोएशिया, अ वेरी स्पिरिटेड, बट एट द एंड ऑफ द डे रोनाल्डो की टीम वाज बेटर ऑफ। तो यस, देयर यू गो सादिया, स्पेन वर्सेस पोर्टुगल। दूसरे अहम मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हरा दिया। कल हम ये कह रहे थे इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट फॉर पोर्टुगल, बट देन पोर्टुगल है और पोर्टुगल ना जीता तो हमें ज़्यादा हैरानी होती। अब फिलहाल जो है हम आगे चलकर मैचेस के बारे में डिस्कस जरूरी है। जो फीफा फुटबॉल का अब लाइनअप मुकम्मल हो गया। अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 12 टीम्स नाउ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
13 or 12 teams we have 12 from the round 4 of remaining 32. एक का भी पता चल तो जाएगा अभी एक का पता चल जाएगा, yes, अल्जीरिया स्विट्जरलैंड का उसका मैच जारी है। सो बाय द टाइम वी डिस्कस फुटबॉल हमारे पास 3 और टीम्स ऐड अप हो जाएंगी, तो इसका ज़रूरी जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तस्करा हो रहा है और वो हो रहा है लाहौर का, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे वाक़यात तवातुर के साथ पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर जन्म ले रहे हैं कि हम अफसोस करते नहीं थक पाते और हम सोचते हैं कि ये वाक़यात कब से हो रहे थे, क्या अभी हाईलाइट हो रहे हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ लाहौर में जो छतें गिरने का वाक़या पेश आ रहा है, इमारतें अलग गिर रही हैं, इधर अवाम में खौफ व हिरास भी पाया जाता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ख़ास करके जिन इमारतों की छतें गिरने के वाक़यात पेश आ रहे हैं उसमें सबसे बड़े जो ज़्यादा अभी तक हाईलाइटेड बिल्डिंग्स हैं वो स्कूल्स की हैं। अफजाल अब्बासी से बात करते हैं। अफजाल, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल तो सबसे पहले बताइए। जी बिल्कुल फैसल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागबानपुरा के इलाके में और ये स्कूल से चंद कदम के फासले पे यहाँ पे कब्रिस्तान है, जहाँ पर जो गुज़िश्ता रोज़ इस अफसोसनाक वाक़े में जो बच्चा जहाँ बहक हुआ 8 साल का, उसकी नमाज जनाजा अब अदा करने जा रहे हैं शहरी अहले इलाका। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाज जनाजा अदा करने पहुँचे हैं। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि जो अहले इलाका हैं, शहरी हैं, वो जो नन्हा बच्चा कल के अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुआ है, उसकी नमाज जनाजा यहाँ पर अदा की जा रही है और शहरी अहले इलाका बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और फ़िज़ा जो है वो बागबानपुरा की भी जो है वो सोगवार है। हर आँख जो है वो अश्कबार है। शहरी अहले इलाका जो बच्चे के रिश्तेदार हैं, सब बहुत ज़्यादा अफ़सरदा हैं और अब से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कल के अगर इस अफसोसनाक वाक़े की बात की जाए फैसल, तो 2 मंजिला ये स्कूल था जिसकी दूसरी मंजिल पर लेंटर डाला जा रहा था और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो लेंटर अभी कच्चा था और उसको ठेकेदार के कहने पे जो है वो मिस्त्रियों ने खोल दिया और इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो एक बच्चा जाँ बहक और 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक बच्चा था, 4 दीगर लोग थे, उनमें एक वालिद थे जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने आए थे। स्कूल में समर कैंप जारी था। 30 जून की डेडलाइन जो है वो सूबाई वज़ीर तालीम ने दे रखी थी कि 30 जून तक समर कैंप जारी रहेंगे, लेकिन जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया। समर कैंप्स जो थे वो स्कूलों में इसी तरह गली मोहल्लों में जो छोटे स्कूल हैं वहाँ पर जारी थे, जिस पर अब सख्त एक्शन एक बार फिर से लिया गया है महकमे तालीम की जानिब से। और जो एजुकेशन अथॉरिटी है लाहौर की, उन्होंने जो मुतल्लिका असिस्टेंट एजुकेशन अथॉरिटी एक खातून है उनको और एक मेल को, 2 लोगों को जो है वो मुअत्तल किया है कि उन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने अपनी जो उनका जुरिस्डिक्शन थी उसमें स्कूल जो थे वो गैर कानूनी तौर पर समर कैंप चला रहे थे, जिसकी वजह से उन 2 लोगों को तो मुअत्तल कर दिया गया है। और जो सूबाई वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है। सीएम पंजाब की जानिब से भी सख्त नोटिस लिया गया है और उन्होंने भी तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो मुतल्लिका इदारों से तलब कर ली हैं और अब देखना यह है कि उन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो सीएम पंजाब को पेश की जाएंगी, फर्दर क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन जो जी। एजुकेशन अथॉरिटी है, उन्होंने मानसून की बारिशों के पेश नज़र जो है अब तमाम एक नया रास्ता जारी किया है, जिसमें तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को ये हिदायत की गई है कि जो भी स्कूल जिनकी दीवारें जो हैं वो खस्ता हाल हैं या जिनकी छतें खस्ता हाल हैं, स्कूलों में बेहतर इंतज़ामात की हिदायत की गई है। और ये अफजाल, एक मैं सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। लाहौर एक टेस्ट केस बना के पेश किया जाता है पूरे पाकिस्तान में कि ये है पाकिस्तान की तरक्की का चेहरा। हम ये कौन सा लाहौर देख रहे हैं? पिछले 3 दिन में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो जाते हैं, 14 बच्चे मर जाते हैं, 1 बच्चा मर जाता है, इस तरह के वाक़यात। तो ये तो लाहौर हमें नहीं पता था। ये कोई मुख्तलिफ लाहौर है क्या? यहाँ पे अहबाब की नज़र नहीं रहती है, यहाँ पे इक़्तिदार की नज़र नहीं रहती है? अब फैसल देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट है कि जो सरकारी इदारे होते हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो अपने ऊपर वालों को देते हैं, हालांकि ग्राउंड में सब अच्छा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि लाहौर बहुत से शहरों से बेहतर है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर जो है वो दिखाया या बताया जा रहा होता है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो आपको ये रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं बैक टू बैक, उनमें आपको पता लगी है। और एक चूंकि इनमें एक बच्चे की डेथ हुई है, तो कल ही जो है कल के रोज ही रायगंज में भी
जो है एक छत गिरी है और उसमें भी एक डेथ रिपोर्ट हुई है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कि जाहिर बात है, जब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, टीपा है, जिले इंतजामिया है, वो जब अपना काम प्रॉपर नहीं करते तो फिर ऐसे राइट। वाकयात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। कल इस वाकये के फौरी बाद जो है वो एसी शालीमार वो हरकत में आए और वो अपनी मशीनरी लेकर यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा स्कूल गैर कानूनी है, इसको मस्मार किया यस। जाएगा। तो अगर वो राइट। पहले ही ऐसे स्टेप ले लेते तो शायद ये अनफॉर्चुनेट अभी भी वाकया ये जो जो है वो। नोटिफिकेशन है अफजाल, मुझे ये बताइएगा, क्या इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि स्कूल इंतज़ामिया खुद चेक करे, अगर उनका स्कूल की जो बिल्डिंग की हेल्थ है वो अच्छी नहीं है तो स्कूल बंद करें, उसकी मुरम्मत करें, हाउएवर जो भी करना है, या फिर टीमें जाएंगी स्कूल्स को चेक करेंगी? और ख़ास करके जैसे अनरजिस्टर्ड स्कूल है, जैसे ये स्कूल था जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ किसी ने कोई स्कूल खोला है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसे चेक की जाएगी? सादिया देखें, बिल्कुल जो मरासला है उसमें जिम्मेदारी फिर निजी स्कूलों पर और सरकारी स्कूलों की इंतजामिया पर डाल दी गई है। स्कूलों की इंतजामिया की तो अपनी जिम्मेदारी होती ही है, लेकिन जो मुतलका इदारे हैं उनका भी कोई काम है कि वो चेक एंड बैलेंस करें, प्रॉपर टीमें जो हैं वो विजिट करें स्कूलों को। और पहले हम देखते थे कि लाहौर में मानसून से पहले जो अंदरून लाहौर है वहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से प्रॉपर टीमें जाके चेक जाती थी, विजिट्स करती थी। ऐसी खस्ता हाल इमारतें या घर उनको खाली करवा लिया जाता था, जो कि अब ये जो एक रूटीन थी वो उससे हट के, या जिला इंतजामिया चूंकि शायद एक्सपेंड हो गया, बहुत बड़ा हो गया है और जिला इंतजामिया के पास इतनी मेन पावर नहीं है या उनके और बहुत सारे कामों में वो उलझ गए हैं जो असल उनका काम है, वहां से उनकी तवज्जो हट गई है, जिसकी वजह से ऐसे अफसोसनाक वाकये हमें देखने को मिलते हैं। और उस मरासले में जो है वो निजी स्कूलों की जो इंतजामिया है, जो मालकान हैं, उन पर जिम्मेदारी आयद की गई है। जो स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के अपने लोग हैं, अपनी टीमें हैं या जिले इंतजामिया को उन्हें चाहिए था कि वो उन्हें रिक्वेस्ट करते कि आप जो है वो ताउन करें हमारे साथ और ऐसे स्कूलों की निशानदेही करें, विजिट करें और रिपोर्ट करें, और फिर उन स्कूलों को सील कर दिया जाता या उनको पाबंद कर दिया ठीक है जाता अफजाल, कि ये स्कूल हमारे उस साथ वक्त ही तक। मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रिजवान, आप सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तवातुर के साथ ये बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, रायवन का हो या ये दो लाहौर के वाक़यात। क्या अब तक आप तक इतलात पहुंची है इन वाक़यात के पीछे, ख़ास करके ये जो कल अनरजिस्टर्ड स्कूल की डिटेल्स आ रही हैं, इस पर क्या पता चल सका है आपको? क्या डिटेल्स हैं इस पर? जी, अभी जो एक तो पहला तो वो जो वाक़या हुआ, जो आपको पता है कि वो जो 14 जी, जिसमें बच्चों कान्हा। की जो है बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था कान्हा वाला, जिसमें 14 बच्चे जो थे वो उनकी डेथ हुई। तो उसमें भी अगर आप देखें तो बेसिकली सारा, अगर आप वहाँ पे जिस तरीके से वो जो कंस्ट्रक्शन हुई है, वो इन इटसेल्फ एक बल्कि मैं लोगों से, आपके टीवी की मुनासबत से मैं सबसे अपील भी करूँगा कि अनसेफ प्रैक्टिसेस, अब अनसेफ प्रैक्टिसेस में क्या है कि अगर आप वो देखें, 2 गर्डर लगे हुए हैं और टी आयरन है। उसके अंदर एक टाइल लगाई होती है और उसके ऊपर फिर वो प्लास्टिक की एक शीट डाल के और मिट्टी डालते हैं। अब ये 2 या साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद उसको आपको उतार के दोबारा से उसको रिफ्रेश करना होता है। लोग क्या करते हैं कि, या कंस्ट्रक्शन वाले भी हमारे लोग जो कितने वेल ट्रेन्ड नहीं होते, उसी के ऊपर आके दोबारा से मिट्टी डाल के और ऊपर उन्होंने ईंटें लगानी शुरू कर दी। अब वो नीचे ना किसी ने देखा कि जी स्ट्रक्चर की इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं, और ऊपर से बच्चे भी नीचे बैठे हुए थे। तो उसकी वजह से जो है ये 7 इंसिडेंट जो है वो हुआ बेसिकली। तो इसी तरह से कहीं पे भी, जहाँ पे भी अनसेफ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, सेफ्टी को मद्देनजर रखा नहीं जाता, प्रायोरिटी उस तरह से नहीं दी जाती, जब भी चाहे स्कूल हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हमारे काम कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसलिए मैं खास तौर पे आजकल चूंकि बारिशें अब शुरू हो रही हैं, वहाँ पे ख्याल कर लें लोग के ऊपर से देख के कि पानी ना खड़ा हो, क्योंकि वो इन इटसेल्फ एक वेट कॉज करता है। और उसके साथ साथ जो है, जहाँ पे भी अगर वो अपनी छत को चेक कर रहे हैं कि वहां पे कोई लीकेज डॉक्टर वगैरह साहब, है, ये तो उसको बताइएगा, ये ये ना जो करें, ओल्ड सिटी। शॉर्टकट ना ढूंढे कि उसको फौरन ऊपर उसके और लोड डालना शुरू ओके, कर दे, गॉट योर पॉइंट। बल्कि उसको पहले क्लियर करें और फिर उसके बाद उसको क्लियर एब्सोल्युटली, करके होना दोबारा तो से फिर करें। यही चाहिए। ये बताइएगा कि ओल्ड सिटी एरिया, ऑब्वियसली मैंने भी विटनेस किया है, गलियां छोटी हैं, लोगों के जी। घर भी पुराने बने हुए हैं, बेहंगम हैं, उस तरह से नहीं है जब हमें न्यू सिटी लाहौर दिखती है। यहाँ रेस्क्यू के कामों में कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं, और ऐसे में क्या मौजूद इक्विपमेंट है कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाता है तो वो छोटी इक्विपमेंट के ज़रिए मदद फराहम की जा सके?
देखिए, आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पूरे जनूबी एशिया के अंदर इस वक़्त पहली टीम है जो सर्च एंड रेस्क्यू की कि जो यूएन से सर्टिफ़ाइड है। सिर्फ़ यही नहीं, हमने तुर्किया भी जाके रिस्पॉन्ड किया। आज हम 2 करोड़ इमरजेंसीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड कर चुके हैं और हमने एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 8 टू 9 मिनट्स अपना 8 मिनट बरकरार रखा है, जो कि एक इंटरनेशनल अचीवमेंट है, डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सारी टीमों को इस लेवल के ऊपर मेंटेन करना, ये आज पूरे जनूबी एशिया के लिए मॉडल है। अब ये है कि अगर आपकी वहाँ पे गली ही इतनी छोटी है, और उसके लिए भी हमने काम किया। लंदन और इस्तांबुल के मॉडल पे हमने ये अपनी मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की, जिसने अब तक 40 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज़ पे रिस्पॉन्ड किया है और अपना एवरेज है, जो कि इंटरनेशनली एक अचीवमेंट है। अब इससे ज़्यादा किसी एक सर्विस को, एक सिस्टम को कर रहे हैं, मज़ीद इसमें स्ट्रेंथन करते हैं, जिस तरह लाहौर शहर एक्सपैंड कर रहा है, दूसरे शहर एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ पे मज़ीद। अब चैलेंज क्या है? लोग बनाते हैं वहाँ पे गलियाँ, फिर हम थोड़ी सी अपनी सोच को करते हुए नहीं करते हैं कि यार हम इंक्रोच करना शुरू कर देते हैं, हम गलियों को भी छोटा करना शुरू कर देते हैं। और जब इस किस्म की अपना थड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाए, ये नहीं सोचता कोई, उसी वक्त डॉक्टर आके साहब, फिर इफ यू अलाउ मी, चीजें बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो काने वाले यस भी है वहाँ पे, जो पहला यस किलोमीटर था, वहां से एक गाड़ी गुजर सकती थी, अगर जी, दूसरी गाड़ी दूसरी साइड से आ जाए तो यू आर ट्रैप्ड। एंड तो ये जो अब आप बातें कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान, यहाँ पे हमें कराची में बैठे हुए इस चीज़ का बहुत इदराक है। नाउ डॉक्टर रिजवान, द थिंग इज़ के yes, we take pride and we should take pride in our rescue services. चाहे वो पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, पूरे मुल्क में इन पे बहुत ये हम पूरे मुल्क को ट्रेन जी कर रहे हैं, पूरे जी मुल्क को यहाँ पूरे पे मुल्क ट्रेनिंग हो रही है। पूरे लाहौर पूरे में पूरे हमारी मुल्क का जो है इमरजेंसी वो सर्विस इसमें सबको पूरे मुल्क को ट्रेन करते हैं ताकि सारे सूबे अपना इसी लेवल का निजाम दे सकें। माय क्वेश्चन इज सर कि हम ये बोझ जी। आने ही क्यों दें? आपने खुद इतनी बातें बता दी हैं कि जनाब हम इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर उसका ख्याल नहीं रखना। माय क्वेश्चन इज़ कि क्या हम ये नहीं देख रहे होते जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है, या फिर अगर हो चुकी होती है तो उस पर सालाना या बाई एनुअल या फिर 3 साल में एक दफ़ा इस तरह की इन इलाकों में कोई चेक एंड बैलेंस, कोई वैल्यूएशन, कोई इस तरह की चीज़ हो, ताकि हम इस सूरत हाल को देखने से पहले चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें? ये देखिए, ये बातें करने में तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखें ये घर किस तरह से बने हैं। आप काना का भी घर देख ले, वॉल्ड सिटी तो है, लेकिन काना का अगर आप जाके देखें, ये छोटे-छोटे कुछ मरलों के घर होते हैं, उनकी हर इंडिविजुअल छत के ऊपर, उसके बाद उसको देखना कि जी उसकी क्या स्ट्रेंथ लेवल है या कुछ और ये या तो फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर इसको लाया जाए, जिसके ऊपर आप काम भी कर रहे हैं, ताकि ये जब इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बनती हैं या इस किस्म की होती है, उनमें ये हमेशा सारी दुनिया में एक चैलेंज रहता है। तो इसको भी डेफिनेटली चैनलाइज करने की और उस तरह से करने की जरूरत है, ताकि जितनी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं इस्लाम, इनको बनने ना या तो दिया जाए, और या फिर इनको फॉर्मल जो हाउसिंग या जिस तरह से कुछ काफी इनिशिएटिव शुरू हुए, इस तरह से इनको उस तरह से करने की जरूरत है। बिकॉज अदरवाइज हर एक इस तरह चंद मरलों के घर पे जाना, अंदर जाना, उसके अंदर और हर एक किसी भी जान उसकी के छत ज़िया को से चेक करना बेहतर है is डॉक्टर साहब कि हम पहले एहतियात कर लें, बजाय इसके कि बाद डेफिनेटली जी, में हमें अफसोस प्लान करें। करना चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी लास्ट कमेंट ले लेते हैं बिफोर वी क्लोज दिस सेगमेंट। अफजाल, ये बताइएगा, अब ये जो इस तरह की इमारतें हैं या जो भी कुछ है, उसके लिए क्या सर्वे किया जाएगा, चाहे फिर वो स्कूल की इमारत हो, सो ऑन जो भी है। मरीम नवाज बड़ी मुतहरिक रहती हैं ऐसे मामले में, लेकिन अब क्या फौरी तौर पर कोई सर्वे किया जा रहा है कि अगर कोई इंक्रोच्ड जगह है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि सही हालत में नहीं है, तो उसे खाली कराया जाए और दोबारा मुरम्मत का कहा जाए? जी बिल्कुल सादिया, देखें कल के इस अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मुतल्लिका इदारों से जो है वो रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं, और अब प्रॉपर एक सर्वे के ज़रिए जो है जितने भी ऐसी खस्ता हाल इमारतें हैं, चूँकि मानसून का सीज़न भी चल रहा है, तो ऐसे मज़ीद वाक़यात से बचने के लिए सीएम पंजाब ने तो इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, और अब इदारों ने एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो रिपोर्ट्स मुरतब करके सीएम पंजाब के सामने पेश करेंगी, और फिर जो है वो कोई एक्शन लिया जाएगा। और इस वक्त मैं अगर आपको बताता चलूँ तो जो नन्हा बच्चा जो कल जाँ बहक हुआ, उसकी नमाज़े जनाजा अदा हुई है। अब तदफीन के लिए जो है वो बच्चे को ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मनाजिर अपनी स्क्रीन पर। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो शहरी अहले इलाका, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस जनाजे में शिरकत की है, और हर जो चेहरा है वो अफजाल, आप है हमें अपडेट कर रहे थे, और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, आप सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। द क्वेश्चन रिमेंस ऑल्सो देयर
कि ये बात बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर रिजवान ने कहा कि बातें करने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन एवेल्यूएशन करना, हर घर में जाके देखना ये बड़ा मुश्किल है। हर घर से लाश उठाना मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल है। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। स्टे विद अस। ईरान अपने मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को अलविदा कहने की तैयारियों में मसरूफ़ है। अब शो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी सरकारी नमाज जनाजा और ताज़ियती तकरीबात का एहतमाम इस वक्त मुकम्मल किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तेहरान जाकर नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में वफ़द ऑलरेडी तेहरान पहुँच चुका है। इस सिलसिले में और इस वक्त जो डेवलपमेंट मशरक़ वस्ता में हो रही है, और हम देख रहे हैं कि जिस तौर से ईरान कुछ और बात कर रहा है कि हम टेबल पर इस वक्त यूएस के साथ नहीं बैठ सकते हैं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही खुश नज़र आते हैं इस पूरे मामले में, और वो समझ रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि ईरान उनकी सारी बातें मान रहा है, डील पे सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे वो चाहते हैं। ये दो बहुत ही अलग बातें हैं। तो इन दोनों मामलात के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम। एयर मार्शल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद सईद साहब। सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। सर, सबसे पहले तो आयतुल्लाह खामनाई साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, उनकी तदफीन के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ईरान में बल्कि इराक़ में भी एक तो ज़ाहिरी बात है कि जो उनकी वहाँ पर रिस्पेक्ट है, उसके तनाजुर में एक सबसे बड़ा उनके मुल्क का इज्तिमा होने जा रहा है और बहुत इंतज़ामात बेहतरीन किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ से वहाँ पहुँचेगा और वहाँ पर तमाम तर जो आखिरी रसूमात हैं उसमें हिस्सा भी लेगा। ऐसे में ऑब्वियसली हमारे रिलेशनशिप जो ईरान के साथ हैं उसमें पाकिस्तान की डेलीगेशन का वहाँ होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से एनालाइज करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फैसल और सादिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ईरानी पर्सपेक्टिव से ये जो अगले 4-5 दिन है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जो रहबर आला थे अली खामनाई साहब, उनकी आखिरी रसूमात हैं। लेकिन एक्चुअली वो इन रसूमात को ईरान इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसका जो नाम एक तरीके से बुरे तरीके से दुनिया में फैलाया गया था पिछले 25-30 साल से, उसको वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस मौके को इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले तो डेलीगेशंस को बुला के, ताकि दुनिया को ये दिखला सकें कि ईरान इतना अकेला नहीं है जितना आप समझते हैं। और दूसरा ये कि जब वो इतने बड़े इज्तिमात करेंगे ईरान और इराक में, तो इसका मतलब ये होगा कि इनको ये दिखलाना है कि ये जो रजीम है जो इस वक्त ईरान में है उसको कंप्लीट बैकिंग हासिल है अवाम की। और जो अमेरिका चाह रहा था कि यहाँ रजीम चेंज हो, तो ये एक ऐसा एफर्ट थी जो कि पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ है। सो ईरान चाहेगा कि ये जो अगले 4 से 5 दिन है उनको एक बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए। पूरी दुनिया का मीडिया होगा, सोशल मीडिया कवर अप कर रहा होगा, और मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 दिन के लिए सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ जो है ये टॉप ट्रेंड्स होंगे। सो इस तरह ईरान जो है अपने आप को रिवाइव कर रहा है, और उम्मीद यही है कि अमेरिका और इजराइल जो हैं वो क्या कहते हैं इन 4-5 दिनों में कोई हरकत नहीं करेंगे। अमेरिका से तो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अमेरिका को अंदाजा है कि अगर उन्होंने कोई हरकत की तो उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं या उसका जो रिजल्ट है वो फिर गल्फ कंट्रीज को भुगतना होगा। लेकिन इजराइल जो है वो हमेशा एक स्पॉइलर है, और अगर आपने पिछले 3 दिन पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी हो, तो उन्होंने मुश्तबा खामनाई साहब को भी एज अ टारगेट डिक्लेयर कर दिया है। और इसी वजह से है कि आज सुबह से खबरें आ रही हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो मैयत है उसको मेरा ख्याल जो आज़ादी स्क्वायर है उसमें आज सुबह रख दिया गया है। जी। और लेकिन मेरा ख्याल अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं
वो अपने आप को विजिबल नहीं करेंगे, जी, क्योंकि लोग ये भी समझते खबरें हैं सही साहब कि शायद नमाज जनाजा शिरकत वही ना लीड करें। करेंगे। हाँ, अच्छा सही साहब, मैं एक इससे पहले कि मैं ज़रा कंटेम्प्रेरी मामलात में आऊँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। यू बीइंग अ वेटरन सर, आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है कि जब आप दो बेलिजरेंट्स में से अगला जो है वो आपका जो सबसे टॉप कमांडर है उसको रिमूव करे तो मोराल जो है मैदान जंग में वो कितना ज़्यादा नीचे चला जाता है। बट ईरान की सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आयतुल्ला खामनेई इस्तिआरा थे ईरान की इस कुछ सालों के नहीं, दहाइयों की रेजिस्टेंस के। उनको रिमूव करके शायद इस्तेमार समझ रहा था कि जनाब हमने वी हैव अचीव व्हाट वी डिड इन वेनेजुएला एंड व्हाट वी डिड इन अफगानिस्तान, इराक एंड एवरीथिंग। बट मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कैसे आयतुल्ला खामनेई ने ये लीडरशिप कॉन्सेंट्रेट अपने पास नहीं रखी, बल्कि किस तरीके से वो लेके चले हैं इस कौम को, इस मुल्क को, कि उनके जाने के बाद भी ये लोग लड़ते रहे हैं और अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि कौन जीता कौन हारा ये सबके सामने। फैसल देखिए, जब आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं ना, तो आप अगर अपना एज अ कंट्री दिमाग इस्तेमाल करें तो आप जो है क्या कहते हैं, यू कम अप विद वंडरफुल सॉल्यूशंस। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की है साइंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस डेवलपमेंट में, वो उस दौर में की जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपनी दिफा को मजबूत करना था, इसलिए हमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया एंड वी केम अप विद वंडरफुल सॉल्यूशंस। और एग्जैक्टली यही चीज जो है वो ईरान ने की। 1979 से ईरान जो था वो अंडर सैंक्शंस था, और उनको अंदाजा था कि जल्द या बादेर जो वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं वो उनके ऊपर अटैक करेंगी, क्योंकि ये जो रजीम थी जिसको मुल्ला रजीम या इस्लामिक रजीम कहा जाता है, वो वेस्ट को काबिल कबूल नहीं थी। दूसरा ये कि जो इस इलाके में बदमाश था इसराइल, जो कि फुली वेस्टर्न बैक था, उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन उस वक्त तक फुलफिल नहीं हो सकते थे जब तक ईरान को न्यूट्रलाइज ना किया जाए। सो ईरान ने इस चीज को समझते हुए अपने कमांड स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर दिया। जिस तरह दुनिया ने पहली मरतबा एसिमेट्रिक वॉरफेयर देखी, इसी तरह फैसल पिछले 4 महीनों में पहली मरतबा ये जो इसको मोज़ैक कमांड स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो ईरान ने इंट्रोड्यूस किया, कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है ना वो सेंट्रलाइज करने के बजाय डिसेंट्रलाइज कर दी, और उन्होंने जो लोकल कमांडर्स हैं उनके हाथ में एसेट्स यानी मिलिट्री एसेट्स दे दिए, और उनको ये बता दिया कि जी कि ये उनको बुला के उनकी ट्रेनिंग की गई, और उनको ये बताया गया कि जी कि ये हमारा ओवरऑल वॉर स्ट्रेटजी होगी और आपका रोल इस स्ट्रेटजी में ये होगा। और आप ये देखें कि पिछले 4 महीनों में हम ये देख रहे हैं कि आप ईरान की कितनी भी लीडरशिप को निकालते रहें, आपने उनके कमांड स्ट्रक्चर को वीक नहीं किया। सो ये मेरे ख्याल में आप जो है क्या कहते हैं, इसमें भी ईरान को आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि दे फाउंड सॉल्यूशन आउट ऑफ नोवेयर। ऐसा सॉल्यूशन था जो दुनिया में पहले कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इस जंग ने साबित कर दिया कि इट इज अ वर्केबल कमांड स्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम एज वी आर स्पीकिंग सईद साहब, इस वक्त ईरान ने ये कहा है कि अगर वार्न किया है कि अगर इसराइल या यूएस कोई भी इस पूरी जो आखिरी रसूमात हैं इसको स्पॉइल करने के लिए या इस पर हमला करने की कोशिश करता है तो इसका मौसर जवाब दिया जाएगा। एंड वी सीन एंड वी वर स्पीकिंग अबाउट दिस अर्लियर एज वेल कि आप ईरान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कुछ करेंगे और वहाँ से रिटेलिएट नहीं होगा और वहाँ से जवाब नहीं आएगा। बट वाइल वी आर स्पीकिंग एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हमारी सारी ज़रूरी जो शराइत है वो ईरान मान रहा है और हम उनके साथ ऑन द नाइस टर्म्स हैं, एज ही सेज। उससे तो यही लगता है इन दोनों चीज़ों को साथ में एक डिस्ट्रस्ट है एक तरफ और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सब ठीक है। देखिए, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो ही इज प्लेइंग टू हिज ओन गैलरीज। उनके सर के ऊपर मिड टर्म इलेक्शंस खड़े हुए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत नीचे जा चुकी है। 75% से ज्यादा जो अमेरिकन पब्लिक है वो इस जंग के खिलाफ है। पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि व्हाई अमेरिकन टैक्स डॉलर्स आर बीइंग यूज्ड टू फाइट एन इजरायली वॉर।
तो जो है ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है और वो मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इमेज को कायम रखने के लिए। दूसरा ये है कि वो अपनी पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि हम जो हैं, क्या कहते हैं, हम ये जंग एक्चुअली जीत चुके हैं और हम जो भी आगे पीस डील होने जा रही है वो हमारे टर्म्स पर होने जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये फायदा है कि जो अमेरिकन पब्लिक है ना सादिया, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड अफेयर्स एट ऑल। जब तक उनके अपना दाल रोटी सही चल रही है, उनका अपना बजट बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना वीक टू वीक बजट उनका ठीक चल रहा है, तो उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट बॉर्डर्स के बाहर क्या कर रही है। तो ही इज प्लेइंग टू मागा और मुझे लगता है कि उनकी ये स्ट्रेटजी उनके हिसाब से कामयाब हो रही है, क्योंकि वो जहां पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एज बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो सोशल मीडिया और मीडिया को इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो दिन ब दिन उसका यूज बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरे तो ख्याल में कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सोशल मीडिया को इतना इस्तेमाल ना किया होता तो ये जो हम देख रहे हैं कि पीस डील डिले होती चली जा रही है, वो शायद बिल्कुल 1.5 महीना पहले हो चुकी है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ आप मौजूद एंड हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है और कुछ ही देर में गालिबन जब जनाजा इसका रसूमात आखिरी रसूमात का आगाज़ भी होगा, पाकिस्तानी कंटिजेंट पहुँच भी चुका है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि सम सुपर हीरोज डोंट वेयर capes, they actually live in Italy and they save little children. And they are from Pakistan. And they are from Pakistan. तो इटली में एक पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 मासूम बच्चों को एक हमला आवर से बचाकर इंसानियत की एक रोशन मिसाल कायम की। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले नवीद असलम को उनकी इस बहादुरी पर इटली के शहर बर्शा की मेयर ने शहरी एजाज़ से भी नवाजा है और उनकी अतालवी शहरियत की जो प्रोसेस है उसकी दरख्वास्त की है कि इसे जल्द से जल्द उनकी शहरियत का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाए। अच्छा, अब नवेद की 3 महीने पहले ही एक सर्जरी हुई थी और पेस मेकर भी लगा था। इसके बावजूद नवेद असलम ने तकरीबन 20 मिनट तक हमला आवर के सामने वो डटे रहे हैं। एक पब्लिक पार्क में वो हमला आवर उन 2 बच्चों को जो है अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट नवेद ने ये नहीं देखा कि क्या कंडीशन है। ही जस्ट सॉ उन 2 मासूम बच्चों को और अब पूरा इटली के पूरी दुनिया उन पे बात कर रहा है। और नवीद जो है अब हमारे साथ, इनको हीरो ऑफ बरेशिया कहा जा रहा है। नवीद अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सलाम। मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौरन में मुख्तलिफ जो है नेगेटिव न्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन जो आपने किया है थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बताइए, ये कब का वाक़या है, क्या हो रहा था, आप वहाँ क्या कर रहे थे, क्या देखा आपने, वो शख्स कौन था? अच्छा, ये 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते की पहले की बात है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ पार्क में मौजूद था। तो ये एक शख्स नाइजीरिया से इसका ताल्लुक है और ये ज़हनी मरीज था और इसको ऑलरेडी अदालत की तरफ से जो है ना इसको हाउस अरेस्ट के जो है ना वो वारंट जारी किया, तो उसके बावजूद ये बाहर फिर रहा था। सिर्फ ये नहीं कि ये बाहर फिर रहा था और इसने ऑलरेडी ड्रग्स भी ली हुई थी। दूसरी बात, जैसे ये आया तो आते ही इसने 4 साल के बच्चे को गर्दन से इस तरह पकड़ के उठाकर जमीन से ऐसे दबाना शुरू कर दिया, हवा में करके दबा रहा उसकी गर्दन। तो उसकी माँ फटाफट भागती है रोती हुई, तो वो नज़दीक तो नहीं हो रही थी, लेकिन इतने में फिर मैं भागने लगा। तो जैसे मैं उठ के भागने लगा तो वाइफ मेरी कहती है नहीं जाओ, तुम्हारा पेस मेकर लगा हुआ है तो बेहतर है तुम मत जाओ ना, तुम्हें कहीं लग जाएगी या वो उसके पास कोई चाकू हो सकता, कुछ भी हो सकता, तुम रहने दो। तो फिर मैंने बोला नहीं वो आखिर किसी के बचा। तो 1 सेकंड के लम्हे के लिए मुझे अल्लाह ने पता नहीं इतनी जुर्रत दी, मैं उठ के भागा और भागते ही जाकर मैंने उससे बच्चा छुड़ाया। बच्चा छुड़ाने के फौरन बाद मैं उसको एक साइड पे लेकर गया। मैंने बोला कि जब वहाँ बच्चे काफ़ी सारे थे तो वो मेरे से फिर उसने हाथ से मुझे धक्का देकर ना तो जान छुड़ाई और अपना साइड पे निकल गया। मैंने बोला चलो जा रहा है, शायद पार्क से बाहर चला जाएगा, लेकिन वो फिर वहीं ज़मीन पर बैठ के उसने ज़मीन पर ही मुक्के मारने शुरू कर दिए और यहाँ से उसका पूरा खून ही खून बहने लग पड़ा। यानी कि वो इतना
ज़हनी तौर पर पागल इंसान था कि जिसकी हद कोई नहीं थी। और बच्चे फिर इस चीज़ को देखकर और उसमें आ गए और करीब-करीब आके उसको सारे खड़े होके देखने लग पड़े। इतने में वो उठा, एक बांग्लादेश का लड़का 7-8 साल का उसको देख रहा था साइकिल पे खड़े होकर, तो इसने जाते उसको साइकिल से धक्का दिया, वो नीचे गिरा और वो गिरते ही इसने उसकी बाजू पकड़ के उसकी मरोड़ दी और ऐसे जैसे तोड़ने लगा उसकी बाजू। मैं फिर भागा इसकी तरफ और उसकी माँ भी भागती आ गई बांग्लादेश वाले की, वो भी चिल्ला रही थी। तो इतने में मैंने वापस आके इसको बच्चे को छुड़ा के इसको मैंने साइड पे करके ना, तो मैंने ना इसे बोला कि तुम्हें मसला क्या है? तो इसने मुझे मेरे ऐसे इशारा करके बोलता मैं तुम्हारा गला काट दूंगा ना, क्योंकि वो उस नशे की हालत में था कि उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उसने इशारा करके मुझे बोला कि मैं गला काट दूंगा। तो इसने मुझे फिर समझ आ गया, मैंने बोला ये आउट ऑफ सेंसेस है। तो मैंने उसको फिर पकड़ के दोनों बाजू से अपने और जमीन पर गिरा के दबोच लिया और साथ ही मैंने वाइफ को बोला कि तुम इसको कॉल कर लो। तो फिर उस पुलिस को कॉल करने के बाद 20 मिनट तक, पुलिस के आने तक जो है ना, वो मेरे साथ इस तरह ही कुश्ती करता रहा, एक किस्म की। मेरे दिल वाली साइड पे भी उसने मुक्के मारे, कभी इधर राइड पे गिराना, कभी 10 सेकंड के लिए रिलैक्स होता था, फिर उठ के उसको पता नहीं फिर कहाँ से इतनी ताकत आ जाती थी, फिर वो मुझे उठा के फेंकने की कोशिश करता था, लेकिन फिर मैं उसको गिरा लेता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस आई और मैंने उनकी हेल्प की। नवीद, और ये इसको तो एक ऐसे सुनने में ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई फिल्म का सीन सुन रहे हों आपसे, क्योंकि रियल लाइफ में आम, बल्कि फिल्मों में भी कोई और साथ में खड़ा हुआ मदद के लिए आ जाता है। मैं हैरान हूँ कि उधर कोई आपकी मदद के लिए और नहीं आया, कोई और मर्द नहीं था और आपने बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ मुकाबला किया इस शख्स का कि वो किसी और बच्चे को ना नुकसान पहुँचाए। आपके पेस मेकर लगा हुआ है, आपकी वाइफ आपको कह रही थी कि आपके पेस मेकर है। कहाँ से इतनी जुर्रत, कहाँ से इतनी हिम्मत आप ले आए कि आपने अपना ख्याल नहीं किया? क्या मोटिवेशन थी कि मैंने इस शख्स को काबू रखना है? बस असल में ये शुरू से ही कुछ मेरे खून में ही ऐसा है और वैसे भी सुना भी है कुछ गुजरातियों के खून में भी ऐसा है, लेकिन मेरे खून में तो वाकई ऐसा है और मैं नहीं रुकता। मैं हमेशा लड़ाइयों में एंटर हो जाता होता हूँ। खास तौर पे यहाँ तो चलो आके नहीं इतना, क्योंकि हाँ, ट्रेंड यहाँ हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन उसके बावजूद तो बस अल्लाह की तरफ से कोई एक किस्म का मदद ऐसे ही बनना समझ होता है लें ना। कि मुझे सबब, हाँ, मदद बननी थी, सबब बनना था। मैं नहीं उस बच्चे का, उन बच्चों का बचाने का। हो और सकता है आप मैं ना आगे बचा के बढ़ता तो आपने कुछ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे असलम ब्रीफली ये बताइएगा कि जो मेयर हैं लॉरा कास्टेलेटी, उन्होंने भी आपको अवार्ड से नवाजा, थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मुझे जैसे उन्होंने मुझे फ़ोन की डायरेक्टली सेकंड डे ही कि मैं आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहती हूँ और आप मुझे टाइम दे सकते हैं। मैंने बोला टाइम ही टाइम है। फिर उसने एक टाइम दिया, उस पे हम लोग चले गए उधर। जब उसने बोला फैमिली लेकर आनी है, हम फैमिली के साथ गए। वहाँ बैठे हुए थे वज़रा, बैठे हुए थे वुकला, बैठे हुए थे ताजर बरादरी बैठी हुई थी। उसके बाद काफ़ी उनका मीडिया बैठा हुआ था, काउंसलर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे। तो लेकिन उसने जो मेरा वार्म रिसेप्शन किया, माशाल्लाह, मुझे मेरा वहीं से दिल खुश हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मुझे डायरेक्टली स्टेज पर ले गई और जाके मुझे बिठाकर सबसे पहले उसने माइक ऑन करके सारे बंदों के सामने उसने मेरी तारीफ की कि इस बंदे ने ये इस तरह जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसके बाद उसने बोला कि मैं आपको इस तरह शील्ड से नवाजना चाहती हूँ। फिर उसने मुझे वो शील्ड से नवाजा और उस पूरे हॉल ने क्लैपिंग की, अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत, मैं बोलता हूँ बहुत बहुत खुश हुआ हूँ इस चीज़ से कि मैं जिसके लिए मेरे पास कोई आपके पास यानी कि अल्फाज नहीं बताने है। के लिए अल्फाज नहीं है। नवीद, हमें इतनी खुशी हो रही है, जिस खुशी के साथ आप बता रहे हैं ना, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप इस वक्त कितना खुश हैं कि उन्होंने आपको एक्नॉलेज किया है। लेकिन एक चीज़ ये कि आप ये डिज़र्व करते थे। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतनी हिम्मत कोई करता नहीं है। आपके प्रोसेस के बारे में अगर हमें क्विकली बता दें, सिटीजनशिप के लिए हमारे पास कुछ 20 सेकेंड्स है, हम जानना चाह रहे थे। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बेस पर आया हूँ इधर और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैं 7 साल इटली में हो गए हैं और बाकी उन्होंने मुझे वैसे नेशनैलिटी इटाली मैंने जमा कराई हुई थी 1 महीना पहले, ओके। लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी अनाउंस कर दिया नेशनैलिटी के लिए अरे कि मुबारक हो। चले, नेशनैलिटी। बहुत जी जी, शुक्रिया नवेद, पाकिस्तान का नाम बहुत बहुत ऊंचा शुक्रिया। करने का बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। जनाब, हम फ़ौरन से एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। चलिए, शो में अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अहम मामला है HIV एड्स से मुतालिक कुछ हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। इत्तलात के मुताबिक एक सरकारी अस्पताल में इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन दोबारा लगाने से सैकड़ों बच्चे
HIV का शिकार हुए 9 बच्चों की जान भी चली गई। मुल्क में HIV और एड्स के बढ़ते केसेस का तदारुक कैसे किया जा सकता है? ये गफलत हुई कैसे? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और ये अभी से नहीं हो रही, कई सालों से इस तरह की गफलत हो रही है और हम इसको एक्सेप्ट करने के बजाय हर दफ़ा रीज़न कर देते हैं और जहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनका ख़ात्मा करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे होते। फिलहाल बात करते हैं, डॉक्टर अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं वबाई अमराज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली HIV के बारे में बहुत सारी पाकिस्तान में मिथ्स रही हैं कि कैसे होगा, फैलेगा नहीं फैलेगा, झूठा पीले नहीं करें, ऑल दैट। बट ये जो नया इंकशाफ है जिसमें हम देख रहे हैं कि आए रोज़ झूठा इंजेक्शन लगा दिया जाता है, एक इंजेक्शन कई लोगों को लगा दिया जाता है, सिरिंज हटाकर बाकी जो उसकी बॉडी है उसको यूज़ कर लिया जाता है। ये ज़रा बताइए तो इसके ज़रिए कैसे मुंतकिल हो रहा है, ये प्रैक्टिस कैसे कर रही हैं ये क्लिनिक्स? रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि वो लोग जो है वो इंजेक्शन को रीयूज़ करते हैं और नॉन स्क्रीन ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं जिसको जो है प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं किया जाता। और अगर वो किसी HIV स्क्रीन पेशेंट के ऊपर यानी HIV नॉन पेशेंट के ऊपर यूज़ हो चुके हों या अननोन पेशेंट पे यूज़ हो चुके हों तो उससे वो क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से वहाँ दूसरे पेशेंट तक चली जाती है वो बीमारी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ये सिर्फ क्लिनिक्स में प्रैक्टिस हो रहा है या फिर ये जो रिपोर्ट आई है इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। देखें, इस वक्त मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता कि ये किस वजह से वहाँ पर ट्रांसफर हुआ, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर लुक इनटू कर रही है। मगर एज फार एज आई नो और जो रीजन है हमारे पास वो बहुत कॉमन है और हम उन्हीं रीजन से नहीं बच रहे होते हैं। दोबारा सिरिंजेस यूज़ की जा रही होती हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ब्लड डोनर्स हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पे ब्लड जो है वो स्क्रीन ही नहीं होता। HIV एक नॉन बीमारी है मगर उसके अलावा कई बीमारियाँ हैं जो कि ब्लड से ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो उसके लिए स्क्रीन नहीं होता। उसके अलावा आप लोकल जो आप अपने इलाके में चले जाइए तो वहाँ नाई हजाम ये जो अपने उस्तरे और जो ब्लेड्स यूज़ करते हैं ये भी मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहे होते हैं, इनसे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर कई डेंटिस्ट ऐसे होते हैं हमारे पास जो लोकल एरियाज में बैठे हुए हैं, वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल नहीं होते हैं। तो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C नॉन बीमारियाँ हैं, बड़ी बीमारियाँ। अच्छा, अब एक बहुत कॉमन सी बात है, ओवर एंड ओवर मैं इस बात को कई बार हम लोग खास करके HIV हो, हेपेटाइटिस हो, इसके ऊपर कई बार दुनिया बोल है में बात हुई है और बार बार हम यही बात कर रहे होते हैं कि जी इस वजह से ये फैल रहा है। लेट्स से मशीनरी रीयूज़ की जा रही है, इक्विपमेंट रीयूज़ की जा रही है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। ये इतनी सादा सी बात है कि इसको समझने के लिए आपको कोई आइंस्टाइन IQ नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है। बट इस वक्त डॉक्टर साहब मसला ये है कि 4 साल तो हमें हो गए हैं ये सुनते हुए कि जी डायलिसिस के मरीजों से फैल गया HIV या हेपेटाइटिस डायलिसिस के मरीजों से फैल गया। सिरिंज बचपन से मेरे ख्याल में हम जब इसकी HIV की कैंपेन होना शुरू हुई थी तो किसी की इस्तेमाल शुदा सिरिंज ना लगाएं। 20 साल गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद क्या हम अपने मेडिकल स्टाफ को और क्लिनिक ओनर्स को नहीं ट्रेन कर पाए? ऑब्वियसली इसके पीछे एक माफिया काम कर रहा है ना, तो वो माफिया क्यों पकड़ा नहीं जा रहा? आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी रह रही है? देखिए, मैं इस पे तो क्या कह सकता हूँ क्योंकि मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ और हम लोग ये चीज़ें फेस कर होते हैं। हमारे पास मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं और उन बेचारों को नहीं मालूम होता कि उन तक की कोई बीमारी ऐसी आ गई है जो कि डेफिनेटली ब्लड बॉर्न डिजीज थी, जो उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है या ऐसी चीज़ें नहीं है। तो बहुत सारी लैकिंग्स हैं हमारे पास जो हम समझ सकते हैं। कुछ हमारे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि सॉर्ट आउट होना चाहिए और उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए ताकि हम इसको यानी इससे निजात हासिल कर सके। वरना एज यू सेड कि 20 साल गुजर गए, 20 साल क्या 200 साल गुजर जाएंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। वैसे डॉक्टर अवैस, आप जो कह रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर इन द प्रैक्टिस फॉर लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, राइट? और आप या आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं जो कि पूरा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, दे आर वन सेगमेंट ऑफ दिस प्रैक्टिस। लेकिन आपने अपने सामने ये चीज़ें होती हुई देखी हैं और हम बार बार सरकारी अस्पताल इसलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज देखिए दूर दराज इलाकों में
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखने नहीं जा रहा, होना तो वहाँ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ से कोई चीज़ आती तो चले समझ आता है कि देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ हॉस्पिटल देयर रिंग्स द अलार्म। सो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक सरकारी हॉस्पिटल में चेक एंड बैलेंस का क्या मैकेनिज्म होता है? क्या कोई भी आए उसको उसी तरह लगा दें आंख बंद करके एंड ऑल? एक एडमिन होती है, एक इंतजामिया होती है, आप लोगों के पीछे जो देख रही होती है कि ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा। सो आई वांट टू नो अबाउट दैट कि अगर सरकारी अस्पताल से ऐसी खबरें आए, वो फेलियर किसका है? वो प्योर पैरामेडिक का है, डॉक्टर का है, इंतजामिया का है, किसका है? देखिए, इन दी एंड नुकसान तो हम पेशेंट्स का ही है जो सारी इसमें इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मगर हाँ, आपकी बात सही है, डॉक्टर्स का है मैं नहीं कह सकता। मुझे वंस अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि मुझे नहीं मालूम कि ये गवर्नमेंट का काम है वो, और हमारी इंतजामिया का काम है वो देखेगी इसके अंदर के कहाँ किस लेवल पे ये प्रॉब्लम निकल रही है। बट एज आई सेड कि हमारी बीमारी बहुत इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। HIV, हेपेटाइटिस सी ये ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा मौजूद है, और हम लोग एज अ ह्यूमन जब हम कहीं हॉस्पिटल जाते हैं और अगर कोई हमें बोल दे कि जी हमें आपको स्क्रीन करना है HIV के लिए, तो एट दैट वेरी इंस्टेंट पे हम डर जाते हैं कि जी क्यों, किस वजह से। वी माइट हैव अक्वायर्ड इट, हो सकता है हमें हमारे अंदर सिम्टम्स अभी डेवलप ना हुए हों, वो अंदर हो मौजूद, तो इसकी टैबू को भी खत्म करने की जरूरत है। आप इसको जितना जल्दी डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे, आप उतना जल्दी इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये तो वंस अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, ये तो पहले फाउंड आउट करने की जरूरत है, और ये वो मैनेजमेंट बता सकती है वहां पर जो वहां वर्किंग है या जो गवर्नमेंट वहां मौजूद है। लेकिन अब लेट्स कम टू योर फील्ड से रिलेटेड एक सवाल है, एंड आई थिंक आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। लेट्स से मैं किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी, हाइपोथेटिकली आप एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के डॉक्टर हैं, वहाँ पर सिरिंजेस ख़त्म हो गई हैं और अब रीयूज़ की जा रही है। लेट्स से ये एक वजह हो सकती है। मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि लास्ट जो रिपोर्ट आई थी ना, और जब सवालात किए गए थे तो उसमें ये कहा गया था कि जी हमारे पास गिवन सिरिंजेस ही नहीं होती, रीयूज़ हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि किसी शख्स को कोई बीमारी मुंतकिल करने से बेहतर ये होगा कि उसको ये कह दिया जाए कि भाई सिरिंजेस नहीं हैं, जाओ जाके ख़रीद लाओ, कहीं और से इलाज कर दो, बजाय इसके कि उसको नई बीमारी दे दो जिसका उसे कई साल पता भी नहीं चलेगा। सो व्हाट शुड बी द प्रैक्टिस? मैं जाऊं एज अ पेशेंट तो पहले पूछूं भाई सिरिंज है, मुझे दिखाओ, नई है, नई पुरानी है, मशीनरी साफ है, क्या करूं मैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस वक्त जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं और जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में प्रैक्टिसेस हैं, स्टाफ हमेशा आपके बेड साइड पे आके सिरिंज ओपन करता है और वहीं पर ही वो सैंपल एक्सट्रैक्ट करना या वो जो वो बनाना, ड्रग बनाना, ये सारी चीजें वहां पे बहुत सारी जगहों पे हम ये कर रहे होते हैं। तो सिरिंज आपके सामने ओपन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरिंजेस अवेलेबल ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं है, हो ही नहीं सकती कि आप इस बात को लेके ये कहें कि जी मैं मल्टीपल टाइम यूज कर रहा हूँ उसे, क्योंकि ऑब्वियसली HIV नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन माई सेल्फ, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी तो हम सब जानते हैं, डेंगू भी ट्रांसफर हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दिस शुड नेवर बी प्रैक्टिस। एंड एज फार एज आई नो, जिन अच्छे इंस्टीट्यूट और जिन इंस्टीट्यूट को मैं जानता हूँ वहां कभी ये चीज प्रैक्टिस नहीं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवेज खान साहब आपके वक्त। एंड द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि ठीक है कि दूर दराज इलाकों में इस तरह की चीज़ें आएँ जो कि अगेन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बड़े शहरों के बड़े सरकारी अस्पतालों से ऐसी खबरें आएँ तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे इससे। वेलकम बैक अगेन। आपने पैडल खेला है, मैंने और फैसल ने बहुत खेला है और हमें बड़ा मजा भी आ रहा है, लेकिन हम सीख रहे हैं अभी। पैडल गेम दुनिया भर में तेजी से या कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं अब वो कोशिश बाकी जो खेलने वाले उनको सही लग रही है नहीं। खैर, पैडल दुनिया भर में बड़ा मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि पैडल कोर्ट्स बन रहे हैं, और हाल ही में मनीला में एक एशिया पैसिफिक पैडल कप मुनक्किद किया गया था, जिसमें 2026 के मुकाबलों में पाकिस्तान की भी ऑब्वियसली इसमें शिरकत थी, और हमारी तरफ से इसमें हमारी प्रोफेशनल और एमेचर दोनों कैटेगरीज में यहाँ से टीम्स भी गई थी और रनर अप रहे हैं हम जनाब। पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त भी दी थी, फाइनल तक रसाई भी हासिल की थी। तो हमने सोचा कि चलते हैं, बैठ के यहाँ पे कितनी बात करें, हाँ। चलते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है लेते हैं इन द पैडल कोर्ट, और आपको पाकिस्तान के पैडल प्लेयर्स जो राइजिंग स्टार्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करते हैं। सो लेट्स गो पैडल। सो इन द पैडल वर्स हम हैं इस पैडल के यूनिवर्स के कुछ स्टार्स के साथ।
कैसा मैंने शायराना किस्म का very rhyming. सो मैं इन सब का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सारे बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। वीव गॉट इब्राहिम, मीर साकिब टाटा, वीव गॉट सामिर जमान, अलीशा अली। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। खैर, तो ये सारे प्लेयर्स जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये एशिया पैसिफिक पैडल कप में रनर अप्स रहे हैं। इन्होंने एमेच्योर कैटेगरी में खेला और फिर कैसे इनका सफ़र यहाँ से वहाँ फिलीपींस जाने तक रहा, दैट्स व्हाट वी गोना बी एक्सप्लोरिंग टुडे विद देम। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, तो आप ये तो हमने फिगर आउट किया कि आप एमेच्योर कैटेगरी में गए ले और वहाँ जाकर भी ऑब्वियसली एक ह्यूज एक्सपोजर होगा पाकिस्तान से वहाँ तक जाना खेलना, बट ज़रा हमें बताएं कि हाउ वाज इट ACCP जाना, वहाँ पर कौन कौन सी टीम्स थी, कैसा लगा ये पूरा एक्सपीरियंस आपको? एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली हम इतने यंग एज पे गए हैं, अकेले गए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और प्लेइंग अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, इट वाज अमेजिंग। देयर वर सम न्यू कंट्रीज, लाइक देयर वाज Taiwan who had just started playing like a few months ago, I think, and then like countries like Philippines who have been playing for so long already and won last year. So playing against all these different countries and getting exposure to at such an international level was just incredible. Right. सामिर, अपने इस टूर्नामेंट की जर्नी बताएं ज़रा कि कौन कौन से टीम्स आपके सामने आए, which was easy, which was tough to beat? So in our first match, we actually both of us played Taiwan, which was a 3-set thriller. Same. Every single set was a tiebreaker. The match Wow. was 3 hours long. So, Wow. So we lost that draw, but after that we just went on a winning streak. We beat South Korea, we beat Brunei, we beat Philippines in the semi-final, and then both of us won in the final against Taiwan again. वाह, ज़बरदस्त। राइट। और ये बताइएगा मीर कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि यू प्लेड इन अ टीम, राइट, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि पैडल में किस तरह से होता है, बिकॉज हम ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पैडल के बारे में नहीं पता है, तो क्या टीम का खेलना ज़रूरी है? और कैन यू गो सोलो? हाँ, कैन यू गो सोलो, Just किस like तरह we से do. फर्दर था होता है वहाँ पर? लाइक हम तो टेनिस में यही देखते हैं कि इट्स मिक्स्ड, Yeah. इट्स डबल्स, बट देन इट्स सिंगल्स एज वेल, सो हाउ डज इट वर्क इन पैडल? So paddle is a double sport. You Sorry. can't play single. There have to be two people. One plays on the left, one plays on the right. और ये भी बहुत important है कि जो लेफ्ट वाला प्लेयर है उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हो और जो राइट वाला प्लेयर है उसका डिफरेंट स्ट्रेंथ हो। यूजुअली जो लेफ्ट का प्लेयर है उसका ओवरहेड हैज़ टू बी मच सुपीरियर टू द राइट्स ओवरहेड। Oh, nice. उसको चांस ज़्यादा मिलता है इस मैच के लिए और राइट को बस पॉइंट खिलाना है। सही। एंड बैकहैंड इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है? बैकहैंड इंपॉर्टेंट होता है जी। यू कैन प्रीटी मच फिगरिंग कि हम लोग कि कितने हम इसमें क्या न्यूबी खेलते हैं। होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। ओके इब्राहिम, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपने कब से ये खेलना स्टार्ट किया एंड अभी तक आप कहाँ कम्पीट कर चुके हैं? मैंने 1 साल पहले खेलना स्टार्ट किया था। Okay. और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। मैंने इससे पहले कराची में बहुत टूर्नामेंट्स खेले, बट इंटरनेशनल लेवल पे मेरा फर्स्ट था। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पैडल? आप 1 साल पहले आपने कितना देखा कि ये एक्सपेंड हो रहा है दिस स्पोर्ट इन द सिटी? आई थिंक इट्स द मोस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन पाकिस्तान। बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, हर बंदा इसको बहुत खेलता है। इट्स अ वेरी एडिक्टिंग स्पोर्ट, आई वुड से। राइट। अलीशा, आप ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पाकिस्तान में, सो जब आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके खेलते हो और अच्छा करके आते हो तो ऑब्वियसली इट मोटिवेट्स। ज़ाहिर है आई एम श्योर बॉयज़ के लिए भी ये मोटिवेशन है, बट फॉर गर्ल्स ऑब्वियसली क्या आपको एक्सपोजर नज़र आता है कमिंग डेज़ में, या इवन स्कोप नज़र आता है कमिंग डेज़ में फॉर ऑल द गर्ल्स हु वांट टू प्ले पैडल? आई थिंक कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत कम लड़कियां खेलती हैं और ज़्यादा को खेलना चाहिए। आप किसी भी एज पे ये स्पोर्ट पिकअप कर सकते हैं। जैसे ऑल ऑफ अस वी ओनली बीन प्लेइंग फॉर अ ईयर, तो यू कैन पिक इट अप एट एनी टाइम। आई थिंक यंग गर्ल्स स्पेशली अंडर 18 में देयर शुड बी मोर एक्सपोजर इन इट, बिकॉज इट्स ऑनेस्टली अ वेरी फन स्पोर्ट टू लर्न। So like being able to go as the only girl from the club to APPC was a huge honor for me, and like I felt very special in going. But I do really believe and a strong advocate that more girls should play the sport. Yeah, they should. अच्छा, मुझे ये बताएं सामिर कि was India as well in the tournament? India was in the tournament and they did play the professional category, not the amateur category. So we did not play against them, but our professional team did beat India. हाँ, और उनसे अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे थोड़ी देर में। साबिर, जस्ट लाइक आप कह रहे थे, अलीशा ने भी बताया कि देयर आर सो न्यू टीम्स इन दिस कंपटीशन, इन दिस स्पोर्ट्स बेसिकली। ताइवान को 1 साल हुआ है एंड मोर नेशंस आर जॉइनिंग इन। आपने ये टूर्नामेंट खेला, आपको क्या लगा कि कौन सी टीम्स टफ हैं एंड वेयर डू यू फाइंड, आई एम नॉट सेइंग लैकिंग बट व्हाट आर देयर प्लसेस जहाँ पे आप लोगों को मजीद
यू नो ब्रश अप करने की ज़रूरत है? The other teams. या Well, I think Taiwan, they did win the tournament and all, but since they've only been playing for 6 to 7 months, like they said to us, they need to like learn how to start playing paddle instead of tennis. ओके Yeah, they themselves were saying like they were playing tennis on the court, but like it's very understandable. Even I was playing like that at that stage, but and they told me there's only 2 courts in the whole country, but they did very well in the tournament. पैडल में मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि हमने पूरी दुनिया के साथ साथ ही शुरू कर लिया है. Where do you see वो सारे बच्चे आप जैसे वो इवन जो प्रो भी हैं, कहाँ देखते हो अपने आप को लाइक इन 5 years पाकिस्तान में पैडल को ग्रो होते हुए, अगर आपकी टीम फिर जाती है इंटरनेशनल इवेंट्स में कम्पीट करने के लिए, बिकॉज नाउ दैट यू स्टार्टेड विद देम लाइक और टीमों के साथ ही आप लोग भी जो है आगे बढ़ रहे हो. तो जी यू आर राइट कि काफ़ी दुनिया ने ये स्पोर्ट सेम टाइम पे शुरू किया है, बट आई फील कि यूरोप में और जैसे मेक्सिको में, स्पेशली स्पेन, अर्जेंटीना, these countries have started the sport many years before us, so they do have a very competitive advantage because it's their cricket. जैसे हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, वो पैडल खेलते हैं, बचपन से पैडल खेल रहे हैं. तो एशिया में मोस्टली हमने सब साथ शुरू किया है, तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट तो है पैडल का, क्योंकि हमारा टेनिस का भी बैकग्राउंड है. तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर पैडल ओलंपिक्स में आता है, पाकिस्तान से हमारे एथलीट्स भी जाएंगे ओलंपिक्स इंशाल्लाह. ये आगे का फ्यूचर का प्लान है. एज अ प्लेयर मुझे आप ये बताएं कि हर स्पोर्ट की अपनी एक रिलेटेबल इंजरी होती है. कि प्ले क्रिकेट आर हैमस्ट्रिंग आर गॉन, ठीक है, हमारा टेनिस एल्बो का इशू होता है. व्हाट अबाउट दिस स्पोर्ट? हैव यू कम अक्रॉस एनी इंजरी येट? किस तरीके की इंजरी होती है यहाँ पे, एंड व्हाट इज द रिकवरी टाइम देन? So in this sport, since you have to make very short movements very fast, your ankles are prone to injury, your wrist, tennis elbow same. तो मेरे लिए मेरा एक wrist injury हुई थी last year December में, तो उसका recovery time तकरीबन 2 महीने था. और यहाँ strength training is very important in these sports to lower injury risk. Right. और अब्राहम मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू गाइस ट्रेन, मतलब ये तो सही है आप कोचिंग लेते हो, सीखते हो, यहाँ ऑब्वियसली ट्रेन करते हो, बट हाउ डू यू प्रिपेयर योर बॉडी, लाइक उसके लिए कोई ख़ास फिटनेस ट्रेनिंग करते हो, ऑलरेडी यू डूइंग इट? आई थिंक पैडल में सबसे इम्पोर्टेंट मसल आपका लेग्स होता है, एंड यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर दैट. एंड वैसे पैडल से पहले भी स्ट्रेचिंग एंड एवरीथिंग टू लोअर द रिस्क ऑफ इंजरी. सही है, सही. एंड यू फील कि कितना जल्दी स्टार्ट होना चाहिए? जैसे मैंने अभी देखा है आप लोग ऐसे बता रहे हो 1 साल से खेल रहे हो. व्हेन आई गो टू पैडल कोर्ट्स देयर लिटिल किड्स एज वेल, 10 years, 11 years एंड ऑल. तो अपनी बॉडी को इस पूरे इससे पहले आप लोग टेनिस भी खेल रहे हो, राइट? तो अपनी बॉडी को इम्यून करने के लिए पैडल के लिए, और अपनी आप उसको रिस्पॉन्ड करें, अच्छे से आपकी शॉट्स लग सकें, आप एक विनिंग पोजीशन वाली टीम बन सकें, उसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है किसी प्लेयर को तैयार होने के लिए? आई थिंक 3 से 4 महीने तो आपको एटलीस्ट जिम जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी रेडी हो स्पोर्ट के लिए, क्योंकि एक लेवल के बाद आपकी फिटनेस ही आपकी गेम को आगे लेके जाती है. आपकी स्किल इतना मैटर नहीं करता, आपकी फिटनेस ज़्यादा मैटर करती है. यस, एब्सोल्युटली. ओके, तो ये थे हमारे सारे स्टार्स, द एमेच्योर स्टार्स, जो कि अगर मैं अभी ख्वाहिश का इजहार करूं थोड़ा सा दो हाथ करने की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एमेच्योर नहीं है. हम हैं एमेच्योर. बट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. Best of luck. Just one last thing, if anyone can tell me, what is the next event coming and how is the preparation? So Paddleverse is holding a lot of big upcoming tournaments. We have Asia Pacific Paddle Tour, which is like the selection thing on the basis which we went. That's happening at the end of August. Okay. And we have FIP, which is the International Federation. Yeah. FIP bronze level happening in October here at Paddleverse only. Right. And are you guys preparing for that? Yeah. Okay. Right, that's great. Best of luck everybody. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और हमारी दुआ है कि जिस तरह आप एक टूर्नामेंट में आपने इतना ज़बरदस्त किया है, आने वाले सारे टूर्नामेंट्स में आप ज़बरदस्त करें. इट्स सो हार्टनिंग टू नो दिस एज वेल सादिया, कि कितना ज़बरदस्त बच्चे खेल रहे हैं और पाकिस्तान में सर्किट कितना मजबूत होता जा रहा है. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे, वी आर गोइंग टू मीट दोज पीपल हु बीट इंडिया इन दिस स्पोर्ट एज वेल. एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए. Welcome back
बैक अगेन और फाइनली अब हम हैं प्रो टीम के साथ ऑफ पेडल और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नंबर 1 पेडल प्लेयर फ्रॉम फीमेल्स, नंबर 1 पाकिस्तान मेल प्लेयर एंड नंबर 4। तो इनसे जानते हैं कि इनकी अब तक की पेडल की जर्नी कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम नतालिया, अस्सलाम वालेकुम रेहान, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कम्स टू माई माइंड कि आप लोगों की अब तक की जो जर्नी रही है, ऑब्वियसली पैडल शुरू किया होगा साल पहले नतालिया आपने, और मे बी मोर देन दैट, becoming the number 1 in Pakistan, going abroad, playing, how has been your journey so far? For me, it's been a really good journey. I used to be a tennis player and then I converted to paddle a year ago. And it's been extremely fun, and like while I started playing the sport, also grew a lot in Pakistan. And last year I got to go abroad to play the APPC, which was a really good experience for me. And I've also played other international tournaments like APPTs, so it's been great. ज़बरदस्त। जो टीम है हमारी, नफीस और रेहान, नफीस इज़ नंबर 1, रेहान इज़ नंबर 4। बिफोर आई आस्क अबाउट योर जर्नी, इस नंबर 4 नंबर 1 की कोई जेलसी होती है क्या? He has handed over the mic to number 4. Obviously. Yes. नॉट रियली, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम पार्टनर्स भी थे एंड हम लोग नेशनल चैम्पियन साथ बने थे। एंड बस मैं एक्चुअली खुश होता हूँ कि ये नंबर 1 बना, क्योंकि लाइक साथ जब हम ग्रो करते, क्योंकि हमने साथ स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी, तो अब बहुत अच्छा लगता है कि अब ये नंबर 1 बना है और ये अच्छी चीज़ें कर रहा है स्पोर्ट में। एंड या मैं उसके लिए खुश होता हूँ कि वो सक्सेसफुल है। Actually, we play Exactly, for that. because We we're don't also play for it. partners and we're in the Yes. same team, so it makes me happy that he's succeeding in the sport and I'm also with him. आपने कहा कि you started journey together. कब से स्टार्ट की, कितने अरसे से इसको खेल रहे हैं? हमें अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है स्टार्ट किए हुए पैडल, एंड बिफोर दैट वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। तो उससे पहले हम लोग साथ नहीं खेलते थे, तो पैडल ने ही हमें लाइक दोस्त बनाया, फिर हमें टीममेट्स बनाया, एंड या अब हम इधर हैं। टेनिस से आप आए पैडल में, आप बैडमिंटन से आए। तो नफीस, टेल मी, ठीक है हम ये नंबर 1 नंबर 4 की बैटल ज़रा बाद में करते हैं। हाउ इज़ योर जर्नी? आप कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपेयर हो चुके हो? कैसा एक्सपीरियंस है अब तक आपका? मैंने भी सेम 1.5 साल पहले पैडल खेलना स्टार्ट किया था। मैंने पहला टूर्नामेंट अपना कराची में खेला था लेजेंड्स पे, मैं वो टूर्नामेंट जीता। फिर उस टूर्नामेंट के बाद मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली कि मुझे स्पोर्ट खेलना चाहिए, मतलब मैं स्पोर्ट में ग्रो कर सकता हूँ, नया स्पोर्ट है। फिर मैं कुछ 6 महीने बाद मैं मलेशिया गया APPC खेलने, पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुआ। मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो था। फिर मैं उसके बाद दुबई गया था APPT खेलने, मैंने वो टूर्नामेंट खेला। सही है, वो रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं थे, मतलब एक्सपीरियंस मिला जाके, मज़ा आया खेलने से। फिर उससे पहले ही हम पैडल वर्ल्ड ने हमें अपनी टीम में लिया। फिर हमने यहाँ ट्रेनिंग की, उनने हमें कोचिंग दी, उनने हमें प्लेयर बनाया। फिर उसके बाद हम बाकी टूर्नामेंट में कम्पीट किए और वहाँ से हमने ग्रो अपना स्टार्ट किया। फिर कोचिंग भी स्टार्ट की हमने, मैं और रेहान दोनों कोचिंग भी कराते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग भी करते हैं और कोचिंग भी कराते हैं। आप हमें सेगमेंट के बाद कोच करेंगे प्लीज़। डन। प्लीज प्रीटी प्लीज। अच्छा नफीस, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली 1-1.5 साल का अरसा इस पैडल में, बट जनरली किसी भी प्लेयर को बनने के लिए और उसको इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए कितनी मेहनत, मतलब कितना ट्रेन करते हो आप दिन में और कितना टाइम लगता है आप लोगों को? अब इस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने बैडमिंटन खेला हुआ था, हमें एक रैकेट स्पोर्ट का बैकग्राउंड था, तो हमारे लिए बेहतर था कि ये स्पोर्ट को पिकअप करना। हर प्लेयर के लिए नहीं, कुछ क्रिकेट से आते हैं, कुछ फुटबॉल से आते हैं, कुछ टेनिस से आते हैं, अब सबका डिफरेंट होता है। अब हमारा फ़ायदा ये भी था कि हमने जब स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा था तब हमने स्टार्ट किया, तो हमने साथ साथ सबके ग्रो करते गए। अब जो नए प्लेयर्स आते हैं उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ट्रेनिंग कहाँ से लें, क्या करना चाहिए, किस तरह ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब डिपेंड करता है हर प्लेयर पे। अब जैसे कोई आता है किसको बहुत टाइम भी लग जाता है, लेकिन कुछ जल्दी पिकअप कर लेते हैं, तो प्लेयर पे होता है सब। एंड हाउ मच डज अ प्लेयर ट्रेन इन द कोर्ट? इट डिपेंड्स। ओके, मैं हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करता हूँ अपनी खुद की। सही। 3 दिन मिनिमम है, तो 4-5 दिन भी करता हूँ। कुछ लोग 7 दिन भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन करनी आपको 3-4 दिन चाहिए। ओके नतालिया, आप भी बहुत अरसे से यू आर इन द सर्किट, कैसी फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में भी? वी आर सिटिंग इन अ वेरी वेरी ब्रिलियंट फैसिलिटी, तो टेल मी अबाउट दिस। और कैसी फैसिलिटीज़ है व्हेन यू हैव बीन टू इंटरनेशनल, इंटरनेशनली वी यू हैव सीन द कोर्ट्स एंड ऑल, सो आर वी पैरेलल टू देम?
I think, yeah, definitely we are, especially Paddleverse. It's the only indoor facility so far in Karachi, and it's great because, like, we all know how hot it is here. It's like in the summer, so it's like not possible at all to play outdoors. So it's a really great facility, and even compared to abroad, there's really not that much of a difference. Right. So, how much of an exposure do you feel women are getting for pedal? Let's say पाकिस्तान में आप हो, मैं यहाँ इस वक्त पूरे कोर्ट में देख रही हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ खेल रही हैं, बट अक्रॉस पूरी दुनिया में जब आप जाते हो, खेलते हो, जहाँ जहाँ टूर्नामेंट्स में गए हो, कितना लड़कियों का रेशियो होता है लड़कों के कंपैरिजन में? I think in Pakistan, women are still definitely behind. Like, if you compare our level to maybe an international level, there is more of a discrepancy. But the men are closer to the international standard, I feel like. So I think the girls, there should be more development and stuff, especially the younger generation. पाकिस्तान में कौन से बड़े शहरों में स्पोर्ट हो रहा है? And do you feel कि आने वाले दिनों में मज़ीद एक्सपेंशन इसमें होगी? I think definitely, because paddle is a very growing sport. It's also very fun. It's like, you know, eye-catching. So a lot of people like want to sponsor it too, unlike other sports. So I think it'll grow like really fast. All right, Rehan, since you are in coaching now, but I hope कि आपने खेलना नहीं छोड़ा होगा. What are the future tournaments coming जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? I think अभी Paddleverse में there's 3 international tournaments happening. So we're looking forward to that. So I think one's APPT and then 2 are FIP tournaments. Right. तो अभी we're going to prepare for those. And अभी और तो कराची मुझे लगता है और कोई आ रहा है. And nationals अभी आ रहे हैं परसों. Yes. Yeah. Nationals is और परसों. nationals में क्या motivation है? I mean, like यहाँ नेशनल्स में ऑब्वियसली दीगर शहरों से भी लोग आते होंगे, तो कितनी बड़ी तादाद होती है टीम्स की, प्लेयर्स की? तो दिस इज एक्चुअली तो ये पहला नेशनल जिसमें लाइक सारे शहरों से आ रहे हैं प्लेयर. तो ऑल द टॉप प्लेयर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस नेशनल्स. वरना पिछले जितने भी हुए हैं उसमें कभी 2-3 टीमें कम होती हैं, कभी एक टीम कम होती है. तो इसमें सब खेलें तो इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट नेशनल्स देयर इज एवर बीन. All right. Nafees, Rehan and Natalia, it was a pleasure having you in the show और हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Best of luck for the endeavors. और हाँ, वो आपका वादा तो अभी है कि आपने हमें थोड़ी सी कोचिंग करनी है. I wonder कि हम क्या ही कर लेंगे. But सादिया, it feels good. You have made a very good point कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में खेल रहा है जहाँ पे ये स्पोर्ट ग्रो कर रहा है. So maybe in the future अगर ये ओलंपिक में जाता है, जेवलिन के साथ हम इसमें भी मेडल ला सकते हैं. एब्सोल्युटली. मुझे ऐसा लगता है कि इंकरेजमेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो बहुत नज़र आती है, बस जस्ट ये है कि हमारे प्लेयर्स ऐसे ही खेलते रहें और उनकी मोटिवेशन रहे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान के भी बहुत प्लेयर्स निकल के आने वाले होंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच आप तीनों को. बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए. और जैसे कि हमसे वादा किया रेहान और नफीस ने, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन आप ब्रेक एंजॉय करें, हम थोड़ा सा पैडल एंजॉय करेंगे. लेट्स गो. या, सी यू आफ्टर दिस. बाय. जनाब, so it's going to be Portugal versus Spain in the round of 16, क्योंकि राउंड ऑफ 32 में दोनों टीम्स ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं. और अभी ताज़ा स्विट्जरलैंड ने भी आफ्टर 90 ईयर्स किसी नॉकआउट गेम को जीता है आफ्टर 1938, और नाउ दे आर इन द प्री क्वार्टर फाइनल्स एज वेल. तो स्कोर लाइन जनाब ये रही कि पोर्टुगल ने हराया क्रोएशिया को 2-1 से. देन स्पेन ने पहले हरा दिया था 3-0 से ऑस्ट्रिया को. एंड इट वाज अ इजी विन फॉर स्विट्जरलैंड, और अल्जीरिया कुछ भी नहीं कर सका. बट पोर्टुगल और स्पेन का मैच अब सारी हारने वाली टीमों के बीच एक चीज कॉमन थी, और वो थी उनका 0 और दूसरी टीम के बहुत सारे गोल. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, एंड नाउ वी हैव 3 मोर टीम्स अगले मरहले के लिए. दैट इज फॉर द राउंड ऑफ 16. या दैट्स द प्री क्वार्टर फाइनल्स. तो जनाब 13 टीमें हो गई है फाइनलाइज, और बढ़ेगी 13 टीमें. 3 रह गई हैं. हाँ, 3 रह गई है. 3 रह गई हैं फॉर द राउंड ऑफ 16. तो बस थोड़ा सा ही सफर रह गया है. मेरे लिए सबसे, आपके लिए वैसे सबसे अहम मैच अगले राउंड का फैसला क्या होने वाला है? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी फॉर मी स्पेन वर्सेस पोर्चुगल. वेल, आई एम रूटिंग फॉर स्पेन, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी. एंड इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट जो है वो, एंड देन अर्जेंटीना केप वर्डे भी. तो ये दोनों मैचेस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन हिज प्राइम शायद आ चुके हैं,
उन्होंने वैसे तो आज एक गोल किया था, इट वॉज अ वेरी गुड गोल, लेकिन ऑफ साइड दिया, फिर उन्होंने पेनल्टी पे किया। विद दैट हम आपसे ले रहे इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी पीर को, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस वीकेंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।